नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीईटी परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी खबर कैथल से है, जहां भिवानी में एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें कुमारी सैलजा समेत तमाम नेता शामिल होंगे। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। और चौथी खबर नूंह से है, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। तो ये 4 बड़ी खबरें, जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली खबर की हम बात करेंगे, सीईटी परीक्षा से जुड़ा यह मामला है, जिस पर हम बात करेंगे। एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है। डबल बेंच ने परीक्षा पर जो रोक थी वो हटा दी है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, प्रदेश स्तरीय जो आंदोलन है उसकी शुरुआत यहां पर हो गई है। तीसरी खबर 1 करोड़ की फिरौती की मांग एक कारोबारी से यहां पर की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे गिरफ्तार हुई है, इस बारे में बात करेंगे। चौथी खबर, चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है। बुलडोजर लगातार जो है वो गरज रहा है। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ करते हुए हरियाणा कर्मचारी आयोग को परीक्षा जारी रखने की अनुमति दे दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग परीक्षा तो जारी रख सकता है, लेकिन इसका परिणाम बिना हाईकोर्ट की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा। करीब 1.5 घंटे चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जज ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें यह था भी सिलेक्शन जो करी थी वो रिटन टेस्ट और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स पे बेस पे करी गई थी। तो सिंगल जज के ये था भी जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स है 5, उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए थी। तो कमीशन का ये कहना था कि प्राइमा फेशिया जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट लगाता है कोई भी कैंडिडेट, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जो है ना वो एग्जामिनेशन की क्लेम जो है वेरीफाई किए जाते हैं। यदि लेकिन कोई इंटाइटल्ड है डॉक्यूमेंट के बेस पे तो तभी उसको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। सिंगल जज ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें यह था भी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, ये बड़ी राहत यहां पर दी गई है कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ ये पूरा मामला एक बार आप ये बता दीजिए, किस तरीके की यहां पर टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है ये इस राहत को देते समय? को समझने पहले हमें ये जानना होगा कि सीईटी क्या है और ये किस लिए की जाती है। दरअसल हरियाणा में सरकार ने जो है वो कुछ दिन पहले एक नई भर्ती। चेतन, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है जी, ठीक करवाते हैं ओपी शर्मा जी। जी, हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा के जो विभिन्न सरकारी विभाग थे उनमें भर्तियों को लेकर जो है एक नया पैटर्न अपनाया था, जिसके तहत क्लास 3 और क्लास 4 की जो सभी भर्तियां होंगी वो उसके लिए एक ट्रांसा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। और उस टेस्ट में जो पास होता है उसके बाद जो जिस विभाग के लिए पोस्ट से अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वही जो सीईटी पास करने वाले युवा हैं वो मेंस एग्जाम देंगे। तो मेंस के जो बच्चे पास होंगे उनके बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी, कोई इंटरव्यू प्रोसेस में क्लास 3 और क्लास 4 में नहीं होगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई तो उसके अंदर हरियाणा सरकार ने सोशल और इकोनॉमिक के हिसाब से भी 5-5 मार्क्स देने की सोशल। कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, वो अगर वो बीपीएल है तो उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जो उसकी मेरिट में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी जो अनाथ है तो उसके भी जो 5 नंबर हरियाणा सरकार जो है उसकी मेरिट को ऐड ऑन करके देगी। तो लेकिन जब सरकार ने मेन ले लिया और मेन के बाद जब सरकार ने प्री एग्जाम सीईटी ले ली, जब वो मेन देने की तैयारी कर रही थी तो इसके अंदर जिन लोगों ने सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट ली थे उन सभी के दस्तावेजों की को आधार बनाते हुए कुछ अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट में गए उनका कहना था कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट उठाए जिससे एक कहीं ना कहीं समानता
समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसको देखते हुए जो मेन परीक्षा है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो ये मामला कुछ समय से सिंगल बेंच के पास चल रहा था और कल करीबन 3-4 बजे के आसपास सिंगल बेंच ने जो सीईटी के रिजल्ट को खारिज करके नए सिरे से जांच करके एक रिवाइज सीईटी लिस्ट जो रिजल्ट लिस्ट है वो बनाने की बात की थी। लेकिन इसके बाद शाम को करीबन 6-7 बजे तक जो है वो हरियाणा सरकार को 8 बजे तक ऑर्डर्स की डिटेल कॉपी मिलती है। उसके बाद सरकार डिवीजन बेंच के खिलाफ जाती है। रात को करीबन 11 से 12 बजे के आसपास जो इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं मिल सका। इसके बाद आज करीबन 10:30 के एक बार फिर जो है डिवीजन बेंच की सुनवाई और जहाँ पर करीबन 1.5 से 2 घंटे तक देर बाद जो सीईटी की प्री एग्जाम था उसको खारिज करने के ऊपर जो है स्टे कर दिया है और हरियाणा सरकार को जो है वो परीक्षा लेने के निर्देश जो है वो दे दिए। लेकिन रिजल्ट तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक मामला डिवीजन बेंच के सामने। तो आज शनिवार और इतवार को हरियाणा के 5 जिलों में सीईटी की मेन परीक्षा होनी थी। तो आज की परीक्षा जो है कि राष्ट्रीय पुलिस बोर्ड ने रात को ही जो है वो स्थगित कर दी थी और आज कोर्ट का फैसला आने के बाद उस परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया है और अब ये परीक्षा सोमवार को हरियाणा के 5 जिलों जिसमें अंबाला, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम जैसे जिले शामिल हैं वहां पर होगी। लेकिन आज भले ही हरियाणा सरकार को एक राहत मिली है, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि डिवीजन बेंच में मामला जब विस्तार से जाएगा तो उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या डिवीजन बेंच एक बार फिर यदि प्री एग्जाम को खारिज करती तो क्या सरकार दोबारा से जो है वो मेन परीक्षा लेगी। तो ऐसी बात है जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि आज हाई कोर्ट के अंदर राष्ट्रीय बोर्ड को कहें, हरियाणा सरकार को कहें, तो एक बड़ी राहत उनको मिली। जी ठीक है वो शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि 13 अगस्त को कैथल में और 21 अगस्त को भिवानी में बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। सुरजेवाला ने कहा कि कैथल में पार्टी महासचिव कुमारी सैलजा, किरण चौधरी सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ये यहां पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहां से प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने, शहर व गांवों में बुजुर्गों की पेंशन काटने, नई पेंशन नहीं बनने, बीपीएल के राशन कार्ड काटने और नहीं बनाने का मुद्दा रखा गया है। तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। भिवानी में यह बड़ा प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा है। कुमारी सैलजा समेत तमाम नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ गई हैं। डॉक्टर टीना, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना, प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जा रहा है और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है? उनसे संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, दोबारा संपर्क जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता रहे थे कि किस तरीके से भिवानी में जो बड़ा प्रदर्शन अब यहां पर जो रखना है उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कुमारी सैलजा समेत तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत यहां पर कांग्रेस करने जा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर वार किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्यव्रत जी, कांग्रेस की तरफ से एक और आंदोलन की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। कई मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर प्रदेश की सरकार को घेरने की तैयारी है, क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पर? कुछ नहीं है, इनका हर एजेंडा सत्ता पर काबिज होने के लिए है और देश अब कांग्रेस को छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। कांग्रेस के 70 साल के राज में जो कुछ कर सकते थे, इन्होंने जो कुछ किया उसको देश ने अब भली भांति देखा और परखा है।
अब पिछले 10 साल से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की भी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई है। चंद लोग केवल इस देश की छवि खराब करने के लिए यत्र तत्र आयोजित प्रायोजित सुनिश्चित ऐसे अंजाम देने की कोशिश करते हैं जिससे देश में कुछ नहीं है। लेकिन देश के अंदर, चाहे अंदर की बात हो, चाहे सीमा की बात हो, चाहे सीमा से पार की बात हो, सामाजिक मुद्दे हो, चाहे आर्थिक मुद्दे हो, चाहे किसी प्रकार के भी मुद्दे हो, वो आकलन और वो दृष्टि जो देश की देन थी वो बहुत पीछे हट गई है। कांग्रेस चाहे कितने आंदोलन करे, उनका अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का है। अंतिम निर्णय तो जनता का है और जनता का मन बन चुका है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण क्या पिछले बहुमत से बड़ा बहुमत देकर सत्ता में वापसी होगी। भारत का हर बच्चा भारत के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जी शास्त्री जी, उनका कहना है कि उनको एक और बार दोबारा जो उनकी पावर है वो मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब वो और ज्यादा तेजी से मैदान में उतरेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा है, उनको छूट मिली है, वो और उत्सृंखल होंगे और उद्दंड होंगे, क्योंकि बोलने की, पढ़ने की, देश की सामाजिक ताने बाने को उनको कभी समझ आई नहीं है और इसीलिए चाहे जो मर्जी जिसके लिए बोल देते हैं। अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो फौरी तौर पर राहत दी है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उनको उत्सृंखलता की एक छूट जरूर मिली है। लेकिन कोर्ट ने माफ किया है उनको। जिस ओबीसी वर्ग की इन्होंने आलोचना की, इनको चोर, उच्चके और बदमाश कहा, उस वर्ग ने तो माफी नहीं दी है। उस वर्ग से तो इन्होंने माफी नहीं मांगी, जबकि कितने समय तक उनको ये कहते रहे कि ये सामान्य बात को इतना बड़ा मत बनाओ, भूल से हो गया, ऐसा कहकर आप छुटा लो। लेकिन ओबीसी वर्ग के प्रति इनका घृणास्पद भाव जो है इसको यहां तक ले आया कि उन्होंने माफी मांगी और सुप्रीम कोर्ट में जोड़ तोड़ करके किसी थोड़ी तौर पर राहत उनको मिल गई। लेकिन अभी मुद्दे और बहुत हैं। अच्छा है, उत्संकल्पता का मौका मिला है उनको। ठीक है, तो शास्त्री जी लौटता हूं आपके पास में और गलत करेंगे। जी, लौटता हूं आपके पास में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्जी जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास जी, एक बड़ा आंदोलन यहां पर होने जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर अब सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए, मुद्दा एक नहीं है। इस राज्य में मुद्दे ही मुद्दे हैं। कहीं खराब कानून व्यवस्था की स्थिति देख लो, पूरी तरह से हरियाणा जल रहा है। लाइन ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं हर एक व्यक्ति की सुरक्षा कर नहीं सकता, पर हर व्यक्ति से टैक्स जरूर ले सकता है, सुरक्षा नहीं कर सकता। दूसरी बात, बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, अनेकों बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। लगातार पहले भी सड़कों पर ही है। कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान काफी समय से चलाया हुआ है। कांग्रेस हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जाके जनता से संपर्क कर रहा है, उनके दुख सुख में साझा हो रहा है। उसके अलावा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है। 8 हमारे लोकसभा के अंदर हो चुका है और 20 अगस्त को हिसार के अंदर हमने विपक्ष आपका द्वार कार्यक्रम और रखा गया है। उसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, वो भी हरियाणा के अंदर चल रहा है। मैं यही बताना चाहता हूं, जब पता था नू के अंदर वारदात होने की आशंका है, बार बार इसकी चर्चा हो रही थी, वीडियो वायरल हो रही थी, कहां हरियाणा सरकार की सीआईडी चली गई? कहां केंद्र सरकार की आईबी रिपोर्ट कहां चली गई? क्यों नहीं उन्हें समय रहते हुए उसके ऊपर लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया? ये पूरे देश की फोर्स घेर दी, पूरे हरियाणा की पुलिस वहां लगा दी। और ये पुलिस तो पहले भी थी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो नू के अंदर ये दंगे नहीं भड़कते। और आप देखते हो, एक बार नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है, चौथी बार हरियाणा जला है। चौथी बार भाईचारा खराब करने की नाकाम कोशिश
सरकार के द्वारा हुई है। और एक बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के समय किसी ने पगड़ी बांध के आ गया तो उसको कहा भाई ये खालिस्तानी है, सरदार नहीं, ये खालिस्तानी है। जो किसान थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आतंकवादी कहा जाता था। इनके खिलाफ कोई बोले या तो खालिस्तानी है या आतंकवादी है, जो कुछ है सरकार सोचती भी हम ही हैं। इतने ठीक है बजरंग दास जी, लौटता हूं आपके पास में। जी आता हूं आपके पास। मेरी तो के देश की और प्रदेश की जनता से, नौ की जनता से अपील है, अमन शांति। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। सत्यव्रत जी, नूंह में हुई हिंसा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी के ये आरोप लगा रहे हैं कि सबकी सुरक्षा नहीं दे सकती, क्या कभी कोई देश एक एक व्यक्ति के साथ एक एक पुलिस का व्यक्ति खड़ा कर सकता है? लेकिन उसका एहसास होता है, और एहसास होने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता थी, पिछले सालों में जितनी तैनाती थी उतनी तैनाती थी। ये इस बात को भूल गए कि इनके द्वारा प्रायोजित, पोषित, प्रोन्नत ये जो व्यक्ति मामन खान नाम का व्यक्ति जहरीला सांप इन्होंने पाला, वो विधानसभा में किस प्रकार से बोला, एक टिप्पणी नहीं की, बल्कि हुड्डा साहब उसको उकसाते रहे कि तू जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और जब आज वो फंसा तो उसके मुंह से खुद ये निकला, मुझे अकेले को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो। इलियास खान 4 बार का मुख्य विधायक है, उसने भी तो ऐसा ही कहा। ये दोनों अपने आप इकबालिया बयान देकर इस बात को साबित कर रहे हैं कि इस मेवात के दंगों के पीछे कांग्रेस का जहरीला ये हाथ था, खूनी हाथ था। इनने जिंदगी में जब भी सत्ता के नजदीक आए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, हमेशा इन्होंने दंगों की राजनीति के आधार पर देश की सत्ता कब्जानी चाहिए, चाहे 47 का विषय हो, चाहे उसके बाद के भागलपुर के दंगे हो, यूपी के दंगे हो, चाहे बंबई के बम धमाके हो। इस प्रकार का वातावरण इन्होंने खड़ा किया है जिससे आम व्यक्ति इस बात को पहचान सका कि कांग्रेस का ये हाथ का निशान है, ये हाथ है, और ये इसी प्रकार से और पब्लिक के अंदर ये मैसेज देने के लिए है कि इनके हाथ कुछ नहीं है। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक और उसका ये जो अमला समला था, यहाँ तक कि राजस्थान से भी इन लोगों ने अपने लोगों को बुलाया, क्योंकि नूंह के बहुत इसको समझ चुके हैं कि भाईचारा ठीक है, भाईचारा होना चाहिए। जब यहाँ से उनको रिस्पांस मिलना कम हुआ तो इन्होंने राजस्थान से लोग बुलाए, और ये इस बात को संकेत करता है कि ये पूरे देश में किसी भी प्रकार के दंगे करवाने के लिए कहीं से भी अपराधियों को इकट्ठा करके और कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, सुना आपने किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मामन खान जो है उन्होंने अगर विधानसभा में गलत बयानबाजी की है तो सवाल यह भी बनता है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर राजस्थान में मंत्री के ऊपर कार्रवाई तुरंत की जा सकती है तो यहां क्यों नहीं की गई, अगर आप उसे गलत मानते हैं? देखिए, इनके जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का बयान देख लीजिए। राव इंद्रजीत का खुला बयान है, अगर भाई धार्मिक यात्रा निकालनी थी तो उसमें हथियार क्यों लेके गए, हथियार कहां से आ गई, तलवारें कहां से आ गई, नहीं बजरंग दास जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हथियार लेके गए थे तो क्या वो पुलिस की नजर में नहीं था, पुलिस से परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी, आप ये कहना चाहते हैं? मैं परमिशन की बात तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। पहला तो परमिशन लेनी चाहिए, और परमिशन जो लेते हैं आदमी उसी हिसाब से सिक्योरिटी लगाई जाती है कि इतने आदमी आएंगे और इस हिसाब से सिक्योरिटी लगती है। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, इनके मंत्री राज जी ने साफ केंद्र हरियाणा सरकार की आलोचना की है, भाई उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि आप देखिए वीडियो के अंदर खुला, आज भी जो मास्टर माइंडेड है जिसने ये कांड करवाए, खुला नेशनल चैनल पर बैठकर बयान दे रहा है, भाई आपके सामने है, उसके खिलाफ राजस्थान में पर्चा दर्ज है, उसके खिलाफ आपके सामने हरियाणा में पर्चा दर्ज है, मगर
हरियाणा पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं। क्यों? सरकार का इशारा है, आंख मत लगाना। ये ठेकेदार बन गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था की जुम्मेवारी पुलिस की है, सरकार की है, थोड़ी है। आप किसी को मार काट कर दोगे, किसी के खिलाफ बोल दोगे, जहां आप लोग कहोगे आपका दमाद आ रहा है, रोक लेना, फूलों से स्वागत करो। भड़काऊ बयान किसने दिया? भड़काया किसने? दंगे किसने भड़काए? ये बात सोचने की है। इतने उन्होंने वीडियो वायरल कहीं भी पूछो, ये हो गया। आप देखिए कि 5 ठीक है मदनलाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही शतवश शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं, खबर फरीदाबाद से, जहां कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में फरीदाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन दोनों ही युवकों पर आरोप है कि इनमें से एक ने फिरौती मांगी, जबकि दूसरे ने उसे सिम उपलब्ध कराने का काम किया है। मोनू नाम के इस आरोपी ने एक व्यापारी को फोन कर कहा कि वो दीपक तीतर बोल रहा है और उसे फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए चाहिए। आरोपी ने कहा कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो व्यापारी और उसके परिवार को जान से मार देगा। व्यापारी ने सूरजकुंड थाने में इसकी शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल सिम विक्रेता सत्यप्रकाश गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में पता चला है कि उसने मोनू नाम के इस युवक को 7 सिम 4000 रुपए में बेची थी। इस पर पुलिस ने आरोपी मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोनू ने बताया कि वो व्यापारी के यहां सफाई का काम किया करता था। पिछले दिनों व्यापारी ने उसे हटा दिया था। इसी बात से वो बेहद नाराज था और उसने फिरौती मांगने का ये पूरा प्लान बनाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोनू और मोबाइल सिम बेचने वाले सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। एक्सटॉर्शन का, और जिसकी जांच मुकदमा दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच 48 कर रही थी, और जिसमें क्राइम ब्रांच ने अपने सोर्स और जो सीक्रेट सोर्स और जो तकनीकी साधन से आरोपियों तक पहुंचे हैं, जिसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, सत्यप्रकाश और मोनू। जिसमें सत्यप्रकाश से सिम बेचने का काम करता है और जो मोनू है ये व्यापारी के यहाँ पे पहले नौकरी करता था, सफाई का काम करता था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये फिरौती यहां पर मांगी गई, और ये भी बता दीजिए कि जिसका नाम लेकर, दीपक तीतर का नाम लेकर ये फिरौती मांगी गई है, ये कौन है? चेतन, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जिस तरीके से ये 2 आरोपी जो CIE 48 ने जो गिरफ्तार करे हैं, ये एक जो है जो तीतर है, जो एक जो डॉन माना जाता है इसको फरीदाबाद में। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड जो है ये इस तरीके से रखा गया है। तीतर जो है एक बड़ा नाम का जो है डकैत है, इसको लेकर के जिस तरीके से इसके नाम पर जो है फिरौती मांगने का काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरगना जो चल रहे हैं, जो एक दूसरे के जो गिरोह चल रहे हैं, उसी में से एक तीतर है जिसका तीतर का नाम लेकर के यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का काम यहाँ पर काम किया। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, मोनू जो है एक व्यापारी के यहाँ काम करता था साफ सफाई को लेकर के, जहाँ साफ सफाई के चलते जो है किसी बात को लेकर के इस व्यापारी ने इस मोनू को वहां से जो है काम से हटा दिया था। उसके चलते जो है यहाँ पर उसने एक जो है व्यापारी का सारा जो काम काज है या जिस तरीके से उनका जो काम धंधा चलता है वो पूरी नजर में इस मोनू ने जो है दिमाग में ले लिया था, और उसके चलते जो है ये तीतर बन करके, क्योंकि एक किशोर नाम का व्यक्ति है जो सिम का व्यापार करता है, सिम बेचता है जिस तरीके से, तो उससे सिम जो है 4000 रुपए में इस मोनू नाम ने जो है, जो मोनू है इसने 4000 रुपए में उससे सिम खरीदी। और सिम खरीदने के लिए यानी कि अलग अलग तरीके की जो सिम है वो करीब 7 सिम इसने 4000 रुपए में खरीदी। और जो है यहाँ पर जो उस व्यापारी को जो मोनू है उसने फोन करके इससे जो है 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए कहा, और उससे कहा इसको व्यापारी को जान से मारने के लिए और बल्कि परिवार को पूरी जान से मारने के लिए धमकी दी, और धमकी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का काम यहाँ पर इस
इस मोनू ने किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब इस जो व्यापारी है, एक बार तो ये मजाक में ही ले गए थे कि किसी तरीके से किसी यार दोस्त ने मजाक करा होगा, लेकिन जब दूसरी बार जब फोन आया तो जो व्यापारी है वो हक्का बक्का रह गया और उसने जो है सूरजकुंड थाने में इस चीज को लेकर के शिकायत दी और पुलिस ने जो है अतपत्रा दिखाते हुए बिल्कुल सचेत होकर के उन्होंने जो है अपने जो है एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो जहां से सिम खरीदी है उस सत्य प्रकाश नाम के व्यक्ति को वहां से उठाया और उसके बाद जो है उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान पता लगा कि मोनू नाम का व्यक्ति है, उसने जो है 7 सिम उससे 4,000 रुपए में खरीदी और उसको मोनू जो है आरोपी उसको भी जो है यहाँ पर पकड़ लिया है। और जो है सीआईए ने जब पूछताछ करी, पूछताछ करने के दौरान पता लगा कि इसमें 2 व्यक्ति और इन्वॉल्व है, उनकी भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगने को लेकर वो भी तीतर जो आरोपी है उसके नाम पर यहाँ पर मांगी जा रही है। जी ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर नूंह से, जहां अवैध निर्माण को लेकर नूंह जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में अवैध निर्माण अभियान यहां पर चलाया गया। दिन भर अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने पर्नल मेडिकल कॉलेज के सामने करीब 2.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटाया। दरअसल नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास 45 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए, साथ ही साथ करीब 13 से 15 अस्थायी अवैध स्ट्रक्चर भी गिरा दिए गए हैं। आपको बता दें कि गिराए गए स्ट्रक्चरों के मालिकों को पहले ही नोटिस थमा दिया गया था। अस्थायी अवैध स्ट्रक्चर नहीं हटाने पर यह एक्शन लिया गया है। वहीं एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में भी कुछ स्ट्रक्चरों के मालिकों की संलिप्तता पाई गई थी। आजमगढ़ चौक से तिरंगा चौक पर शुरू होने जा रही तोड़फोड़ यहां पर अभियान लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अधिकांश